That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। कनाडा में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर भारत मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लिया, कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। लेकिन इस बार चर्चा केवल मोदी की मौजूदगी की नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर भारत और G7 का रिश्ता किस दिशा में बढ़ रहा है। क्या भारत इस मंच का स्वाभाविक साझेदार बनता जा रहा है, या फिर दोनों के बीच मतभेद भी उतने ही गहरे हैं जितनी नजदीकियां। आज के क्विक कमेंट में बात सिर्फ मोदी की यात्रा की नहीं, बल्कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में G7 और भारत की वास्तविक स्थिति की। G7 दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा इसके सदस्य हैं। कभी ये समूह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक फैसलों का सबसे प्रभावशाली मंच माना जाता था, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक दक्षिण यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से G7 को अपनी सीमाएं महसूस होने लगी हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी और बड़ी आर्थिक क्षमता वाले देश इससे बाहर हैं। इसलिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को बार बार आमंत्रित किया जा रहा है। भारत के लिए भी G7 महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अभी भी अमेरिका और यूरोप है। तकनीक, निवेश, रक्षा सहयोग और सप्लाई चेन के लिहाज से भी G7 देशों की भूमिका अहम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत और G7 हर मुद्दे पर एक मत हैं। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और G7 के रिश्तों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सहयोग भी है और मतभेद भी। रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। G7 देश रूस पर दबाव बढ़ाने और प्रतिबंधों की नीति पर आगे बढ़ते रहे हैं, जबकि भारत ने लगातार संवाद और कूटनीतिक समाधान की बात की है। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। पश्चिमी देशों ने असहजता जताई, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी भारत और विकसित देशों के बीच दृष्टिकोण का अंतर दिखाई देता है। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं, लेकिन भारत का सवाल है कि जिन्होंने 200 साल तक औद्योगिक विकास करके प्रदूषण फैलाया, वो विकासशील देशों पर समान बोझ कैसे डाल सकते हैं। भारत जलवायु न्याय की बात करता है। इस बार के सम्मेलन में भी पश्चिम एशिया का संकट, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। भारत ने इन सभी विषयों पर अपनी बात रखी, लेकिन भारत का दृष्टिकोण अक्सर G7 के पारंपरिक नजरिए से अलग दिखाई देता है। यही भारत की ताकत भी है। भारत आज किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी चाहता है, रूस के साथ संबंध भी बनाए रखना चाहता है, यूरोप के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाना चाहता है। लेकिन G7 और भारत के रिश्तों में कुछ चुनौतियां भी हैं। कनाडा के साथ पिछले वर्षों में खालिस्तान मुद्दे को लेकर तनाव रहा। व्यापार समझौतों पर कभी कई अड़चने हैं। यूरोपीय संघ के साथ कार्बन टैक्स और बाजार पहुंच को लेकर मतभेद हैं। अमेरिका के साथ भी टैरिफ, वीजा और तकनीकी प्रतिबंधों जैसे मुद्दे बने रहते हैं। यानी तस्वीर केवल दोस्ती की नहीं है, ये हितों और रणनीति का हिस्सा है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की जरूरत भी हैं और कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धी भी। दरअसल आज भारत G7 में इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो किसी पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा बन गया है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्वतंत्र आवाज रखता है। दुनिया के विकसित देशों को अब ये एहसास है कि भारत को नजरअंदाज करके कोई भी वैश्विक समाधान संभव नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उभरा है। यही कारण है कि G7 को भी भारत की जरूरत है। G7 और भारत का रिश्ता आज सहयोग और स्वायत्तता दोनों का मिश्रण है। भारत इस मंच पर जाता है, लेकिन किसी की लाइन पर नहीं चलता। वो अपने हितों, अपनी जरूरतों और अपने दृष्टिकोण के साथ मौजूद रहता है।
यही वजह है कि भारत आज केवल एक आमंत्रित देश नहीं बल्कि वैश्विक बहस का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।